चलो शुरू करते हैं विद द टॉपिक फॉर टुडे इज गॉस लॉ। हम लोग आज जो मेजर फोकस होगा बच्चों हमारा सिर्फ और सिर्फ गॉस लॉ पे रहने वाला है। नाम आपके सामने है, इट्स GAUSS लॉ, राइट। गॉस लॉ बेसिकली क्या बात करता है और इसके अंदर क्या डिस्कशन है। देखो बेसिक चीज है, गॉस लॉ जिसके बारे में डिस्कस करते हैं ना उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग फाई। उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग फाई, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता देता हूँ मैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों? हमने पढ़ा था अबाउट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो मान लो ये कोई तुम्हारा कंडक्टर है, ये फ्लैट एक शीट है, ठीक है। शीट नहीं है, शीट है, एक पतरा है, मेटेलिक पतरा है, ठीक है। अब इस पतरे पे कोई आपट रहा है अपना सर? नहीं 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 नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज है, तो कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो इस पतरे से पास हो रही है। मैं समझ में, कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस पतरे से पास हो रही है। तो आई विल हैव टू सी कि कौन से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस पतरे पे परपेंडिकुलर है। कैसे है बेटा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होना बहुत आवश्यक है, परपेंडिकुलर होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। मैं समझ में। तो लाइंस ऑफ फोर्सेस passing normally through a unit area is called as electric flux. It is called as electric flux. बात समझ में आया? इतना सही चीज है बस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेचारी चीज को ना हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो साइन है ना, ये साइन, इसको हम लोग बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आया? अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है ना, यूनिट, उसको हम लोग लिखते हैं वेबर, WEBER, वेबर। इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। गॉस लॉ बोलता है कि अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर चार्ज गिराया है मैंने, कितना चार्ज रखा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर? मैंने चार्ज रखा है लेट जस्ट से +Q। तो गॉस लॉ बोलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैज टू बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलता है बेटा? इट इज Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? हाँ, क्या ये बात सबको समझ में? चलो, अरे बोलो, शर्माओ नहीं, बोल दो। व्हाट इज गॉस लॉ? गॉस लॉ बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दैट इज बेसिकली द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट। और किसी को अगर पता नहीं कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है तो ध्यान से देखो, एप्सिलॉन नॉट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट बच्चों? इट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका वैल्यू जो होता है ना बच्चा, दैट इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज माय वैल्यू फॉर एप्सिलॉन नॉट। और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको अभी का अभी याद करो। गॉस लॉ क्या है मेरे साथ बोलो। जो 8 बच्चे इंस्टाग्राम यूज करे, कसम से बता रहा हूँ, तुम जिंदगी भर सिंगल रहोगे। योर ओनली फ्रेंड विल बी योर हैंड्स, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं फिर से एप्सिलॉन नॉट के बारे में। एप्सिलॉन नॉट क्या है? इट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे मैं कहता हूँ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और गॉस लॉ बोलता है कि फाई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बस इतना ही है बातचीत, और कुछ भी नहीं है। क्या ये चीज सबको समझ में आया? अगर समझ में आया तो जरा एक अच्छा खासा मोटा मोटा यस यस लिख दो बच्चों। यस। नहीं समझा तो बोलो सर नहीं समझा, रिपीट मारो करके। लेकिन ऐसा खाली ऐसा मुंडी हिलाते नहीं बैठने का। देखो बच्चों, हम चाहते हैं कि आप लोग जीवन में बहुत कुछ उखाड़ो। उखाड़ो मतलब कुछ अच्छा काम करो करके, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि फिजिक्स एटलीस्ट मेरे हाथ में जितना है उतना मैं तुम्हें मस्त वाला समझा दूं। बाकी तो सब बेस्ट बेस्ट है ही, बट मेरे हाथ में जो है वो मैं चाहता हूँ कि तुमको बेस्ट ही बेस्ट आए, ठीक है। तो ये गॉस लॉ था। अब इस बेचारे गॉस लॉ के ना 3 एप्लीकेशन है। कितने एप्लीकेशन से बता? 3 एप्लीकेशन से। मैं वो तीनों एप्लीकेशन के बारे में एक एक करके बताऊं। सबसे पहला एप्लीकेशन जो है दैट इज अ स्फेरिकली चार्ज कंडक्टर। क्या है बच्चा? एक स्फेरिकली
चार्ज कंडक्टर है, दूसरा अचार्ज्ड सिलेंडर है, या फिर एक रॉड कंसिडर कर लेते हैं हम लोग इस चीज के लिए, और तीसरा जो होता है दैट इज अचार्ज्ड प्लेन शीट। ठीक है, बट मैं ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और फॉर्मूला है जो हमने स्कूल में पढ़ा था, मैं वो भी मेंशन करना चाहूंगा। स्कूल मतलब लास्ट ईयर अपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ना था, जो हमने नहीं पढ़ा। हम लोग नहीं पढ़ते थे यार 11th में, एक तो सच्ची सच्ची बात करते यार। तुम में से कितने बच्चे थे जो 11th में पढ़ते थे, सच्ची वाला बताओ कसम से, प्रॉमिस वाला, कितने बच्चे थे जिन्होंने 11th में ढंग से पढ़ाई की है? टाइप आई मी इन माई, टाइप अ मी। ओके, दो बच्चों ने तो ऑलरेडी लिख दिया, कोई नहीं पढ़ता था। ओके ओके, एक बच्चा है जिसने पढ़ाई की है 11th में, और बताओ। जो रिप्लाई नहीं करेगा मैं समझ जाऊंगा कि तुमने नहीं पढ़ाई की है 11th में। कोई नहीं पढ़ता था 11th में, सब इंस्टा पर ऑनलाइन रहता। अभी भी देखो कसम से बता रहा, सब तभी नहीं, अभी भी 7 बच्चे जो इंस्टा पे, इंस्टा व्हाट्सएप फेसबुक और पता नहीं क्या क्या देख रहे हो लोग, ऐसा वो जो बच्चे होते हैं ना चुपके से नोटिफिकेशन विंडो से जाके रिप्लाई करते हैं, ये वो वाले लोग हैं। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ई डॉट डी एस। इसमें ई क्या है मैंने लास्ट टाइम बताया था, याद करो, इट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड व्हाट इज ds? ds is the area. What is ds? ds is the area. Electric flux is basically E ds cos of theta. What is the formula to calculate electric flux? It is E ds cos of theta. एकदम sorted, एकदम simple, एकदम सरल। बात समझ गए सब? ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ेंगे आवर वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन। तो मालूम देखो, आज जो भी हम लोग सीखेंगे ना, कुछ चीजें नई होंगी, एकदम फ्रेश फ्रेश में नया नया सीखने को मिलेगा। ठीक है सर, ये फॉर्मूला का स्टार्टिंग वर्ड क्या है? स्टार्टिंग वर्ड क्या है? एक सेकेंड रुक जाओ। ये इसको हम लोग बोलते हैं फाई, है PHI, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डोंट नॉट वरी, 11th नहीं भी पढ़े हो ना, तो जितने चैप्टर्स मैं लूंगा ना, मैं सबका बेसिक्स पहले पढ़ाऊंगा। एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा, बस 1 मिनट। एक हमारे ग्रुप में किसी, एक स्टूडेंट वाले ग्रुप में किसी ने किसी को गाली दे दी है, तुम्हें भी अवसर मिलेगा, बता दूंगा मैं समय आने पर, फिलहाल के लिए नहीं। चलो एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है ना, दैट इज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दैट इज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग द लेटर ई, यूजिंग द लेटर ई। अब जिसे नहीं पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ये क्या है, वो ध्यान से देखो। ठीक है, अगर मान लो एक चार्ज है मेरे पास यहाँ पे, और इसको लिखा मैंने क्यू, तो इस चार्ज का ना एक स्पेसिफिक एरिया होता है, एक इलाका होता है। क्या बोला मैंने? इसका एक इलाका होता है। ठीक है, इस इलाके के अंदर इसके जो फोर्सेस है ना, इसके ये फोर्सेस जो इफेक्टिव होंगे, तो इसके जो भी फोर्सेस है वो इफेक्टिव होंगे। एंड मैं ना दूर से एक चार्ज एंट्री मारता है, लेट्स से Q0, इसके अंदर एंट्री मारता है, तो यहाँ से क्या होगा, या फिर यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, बट फोर्स तो लगने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं ना कि भैया इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगा है Q0। ठीक है, वो दोनों को डिवाइड कर देंगे ना, तो जो चीज मिलेगी दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बात समझ में? जो फोर्स इस नए चार्ज को एक्सपीरियंस करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और हमारा यहाँ पे एम क्या है वो देखो ध्यान से, to calculate electric field intensity of a spherically charged conductor। ठीक है, अब हाउ विल आई डील विद दिस? ध्यान से देखो। ठीक है, समझते समय इसको, मेरे को स्फेरिकली चार्ज कंडक्टर है, उसका मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक सेकंड रुको, ये हिल नहीं रहा यार यहाँ से। मुझे क्या, अच्छा एक बच्चे को डाउट है तो मैं रिपीट करवाता हूँ। देखो मान लो कि ये चार्ज है इधर मेरे पास Q। ठीक है, ये मेरे पास है चार्ज Q, इसका एक इलाका होगा जिसके अंदर इसके फोर्सेस जो है वो इफेक्टिव रहने वाले। मैं बाहर से एक चार्ज लेके आता हूँ Q0, तो इस Q0 के ऊपर
ये Q जो है वो फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है, वो रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। बात समझ में आया? ठीक है। तो ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स ये चार्ज Q नॉट एक्सपीरियंस करेगा ना, डिवाइडेड बाय उसका खुद का चार्ज, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बात समझ में आया? केतन मेरे को नहीं समझ रहा आप क्या कौन सा फॉर्मूला की बात कर रहे हो, तो प्लीज आप क्लेरिफाई कर सकते हो क्या? ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बोला कि एक स्फेरिकली चार्ज कंडक्टर है। तो मान लो एक स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है, ऐसे एक कंडक्टर है जिसका रेडियस जो है वो है स्मॉल आर। स्मॉल आर नहीं लेते हम लोग, कैपिटल आर लेते, टेक्स्ट बुक में कैपिटल आर लिया तो हम लोग भी इसको कैपिटल आर लेंगे। बात समझ में आया? फिर हम ना इसका ओरिजिन को लिख लिए पॉइंट ओ को। अब यहाँ पे ना कोई बोलता है कि नहीं मेरे को ना एक रैंडम पॉइंट पी पे देखना है कि इस चार्ज कंडक्टर का, स्फीयर का, जिसके ऊपर चार्जेस कितना है बेटा, क्यू चार्जेस है, क्या असर हो रहा है, क्या असर हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा पता है, एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करूंगा, बट दैट इमेजिनरी स्फीयर शुड पास थ्रू पॉइंट पी। दैट इमेजिनरी स्फीयर शुड पास थ्रू पॉइंट पी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। बात समझ में आया? अब ये जो इमेजिनरी स्फीयर है ना बेटा, ये ध्यान से सुनना, ये इमेजिनरी स्फीयर, ये एक्चुअल स्फीयर नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअल स्फीयर नहीं है, क्योंकि ये इमेजिनरी है इसलिए मैं इसको लिखूंगा गॉसियन स्फीयर। कौन सा स्फीयर लिखूंगा बेटा? गॉसियन स्फीयर। और इस गॉसियन स्फीयर का जो रेडियस आएगा ना बच्चा, जो रेडियस आएगा, आई राइट दिस रेडियस एज स्मॉल आर। आई राइट दिस रेडियस एज स्मॉल आर, और इस पॉइंट पी के आजू बाजू में एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर लूंगा, जिसको मैं डी एस लिखने वाला। ठीक है। अब मैं जानता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो चीज है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम अ पॉजिटिव कंडक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम अ पॉजिटिव कंडक्टर इज आउटवर्ड्स, और ये डीएस का भी एरिया जो है ना वो आउटवर्ड्स ही है। सो द एंगल थीटा बिटवीन ई एंड डीएस इज 0। थीटा जो है वो है 0 डिग्रीज। अच्छा, अब मेरे को कोई बताएगा कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा अगर थीटा की जगह 0 लिखा तो मैंने? एनीवन? ओके केतन, आई कम टू डाउट लेटर। मैं वापस आऊंगा ना तब मैं डाउट क्लियर करूंगा आपका, टेंशन मत लो। ठीक है, मैं वापस एक बार रिवाइज कर दूंगा। यस, वेरी गुड, आंसर आ गया यहाँ पे। इसका आंसर जो है कॉस थीटा का कॉस 0 दैट इज 1। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस होता है। डी एस मतलब एरिया है। यहाँ पे कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा की जगह मैंने 1 लिख लिया तो ई इंटू डी एस आ गया। ठीक है, ई डी एस आ गया। अब ये जो आता है ना, ये बेटा होता है मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या है, मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मेरे को टोटल चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब ई तो कांस्टेंट है, उसको कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ एरिया को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बरोबर चीज है। अब एरिया का इंटीग्रेशन, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर? व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर? किसको याद है, स्कूल में पढ़ा था अपन ने, सबने स्कूल में पढ़ा था, ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। तो मेरे को फाई का एक वैल्यू तो मिल गया। अब मैं यूज करेगा गॉस लॉ। गॉस लॉ के अनुसार फाई का वैल्यू होना चाहिए था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब जब दो दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो मैं क्या करूंगा, दोनों को इक्वेट करूंगा। सो ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब इसमें से मेरे को चाहिए ई चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, ई चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, फोर पाई आर स्क्वायर को धक्के मार के उस पार भेज दूंगा। सो ई बिकम्स 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं यहाँ पे थोड़ा जुगाड़ करूंगा, मैं 4 पाई के बाजू में एप्सिलॉन नॉट लूंगा और क्यू के नीचे आर स्क्वायर को डाल दूंगा। क्यों किया ऐसा? क्योंकि मैं जानता हूँ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ना बेटा, उसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ है। मैं डायरेक्टली सम्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 इंटू 10⁻⁹ लिखूंगा।
अगर मैं ये रखूंगा तो फिर मेरे को एप्सिलॉन नॉट का 8.85 इंटू 10⁻12 डालना पड़ेगा, 4 का वैल्यू डालना पड़ेगा, पाई का 3.14 डालना पड़ेगा और ड्रामा झेलना पड़ेगा। फिर उसका रेसिप्रोकल भी निकाला 1 है ना। अगर मैं ऐसा कर दूंगा ना तो मेरे को इजीली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर मिल जाएगा एज माई परफेक्ट आंसर। सो नाउ आई हैव माई आंसर कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ a spherically charged conductor is given by the formula 1/4 pi epsilon naught q by r square। क्या ये बात सबको समझी? क्या ये बात सबको समझ में? अगर कोई डाउट नहीं है तो प्लीज बिंदास उसमें यस यस लिखो सर समझ गया करके, और लिखना आवश्यक है। टाइप यस इफ यू हैव अंडरस्टूड, टाइप नो इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड, लिखना जरूरी है। तो फिर से सर ये लास्ट वाला लास्ट सर, ठीक है टेंशन नहीं लो, मैं रिपीट कर दूंगा, नॉट वरी। देखो मेरे को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए स्फेरिकली चार्ज कंडक्टर, बरोबर, ऑफ ए स्फेरिकली चार्ज कंडक्टर। 2 मिनट रुक जाओ, मैं जब रिपीट कर रहा हूँ तो थोड़ा अच्छे से करूंगा। 12 students are not using the lectures, they are not actually like स्क्रीन देख नहीं रहे उन लोग बाहर दूसरी दूसरी चीजों में बिजी है। मैं एक बार मैम को बोलूंगा, मैम अगर काम पे लग जाएंगे ना तुम्हारा बरोबर से एड्रेस निकाल के देगी। मेरे जो बच्चे अटेंड नहीं कर रहे हो प्लीज बच्चे जरा सावधान हो जाओ, हम यहाँ पे लिटरली पढ़ा रहे हो और हम चाहते हैं कि आप पढ़ो, और हम लोग बहुत स्मार्ट लोग हैं यहाँ पे ठीक है, ट्रस्ट मी, मालूम पड़ता है हमको कि आप क्या क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो करके। The 7 students who are still not listening a lecture, देखो नुकसान होगा तुम्हारा ही, मेरा क्या है, मेरे को तो पैसे मिलेंगे यार। नहीं पढ़ोगे तो भी मेरे को वही पैसे सैलरी मिलेगी, पढ़ोगे तब भी मेरे को वही सैलरी मिलेगी। तुम पढ़ोगे तो मेरे को एक्स्ट्रा पैसे थोड़ी ना ज्यादा मिलने वाले, बट मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा थोड़ा जीवन में ना कॉम्प्लिकेशन कम रहे। आई कम बैक टू द जीवन स्टोरी एंड एजुकेशन समटाइम, बट आज नहीं करूंगा मैं, बट किसी दिन जरूर मैं बताऊंगा कि एजुकेशन प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। देखो बच्चों, मेरे को ना ये अंदर वाला सर्कल देखा, अंदर वाला सर्कल, इस अंदर वाले सर्कल के ऊपर ना कुछ चार्ज स्प्रे किया है क्यू, ठीक है। मेरे को एक बोला गया कि मेरे को ना एक पॉइंट है पी है, एक पॉइंट ले लिया मैंने, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट पी, एक सेकंड रुक जाओ, ये तो मैं करता हूँ कट। यहाँ पे एक रैंडमली एक पॉइंट लिया गया है पी, ठीक है। ये पॉइंट पी यहाँ पे लिया, मेरे को बोलते हैं कि ना, अब मेरे को ना जरा बताओ ये चार्ज कंडक्टर के वजह से इस पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो मैं क्या करता हूँ पता है, एक स्फीयर ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट पी से पास होने लायक। मेरा स्फीयर का कंडीशन क्या है, एक पॉइंट पी से पास होना चाहिए, और उसके आसपास में एक स्पेसिफिक एरिया ले लूंगा, इस एरिया को मैं कर दूंगा डीएस। अब ध्यान में रहे बच्चों, एरिया जो होता है ना, एरिया का डायरेक्शन कैसा होता है, अगर आप लोग सब मेरे स्क्रीन की तरफ देख पा रहे हो, मेरा हाथ को देखो, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है तो एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट। यहाँ जो पेन देख रहे हो ना बच्चों, दिस इज द एरिया, दिस ओवर हियर, द पेन ओवर हियर इज द एरिया, ठीक है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उसका जो फेस देखने का, अब मैं आपको देख रहा हूँ बरोबर, तो मेरे नाक पे अगर मैंने पेन रखा एंड इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द कैमरा, ठीक है, तो दैट पेन इज द एरिया वेक्टर। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये जो है ये मेरा एरिया का डायरेक्शन है, और बिल्कुल वही डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड्स, इट्स ऑलवेज आउटवर्ड्स, ठीक है। मैंने एक चीज यहाँ पे नोटिस किया कि थीटा, दैट इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस, इज 0। दैट मीन्स अगर किसी ने बोला cos थीटा कैलकुलेट करने का, cos theta becomes cos 0 and that becomes 1. So इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला था हमने जो पहले पढ़ा था, दैट इज E डॉट डी एस, जिसको मैं लिख सकता हूँ E डी एस cos थीटा, cos थीटा की जगह मैंने 1 डाल दिया, E इंटू डी एस हो गया।
अब मेरे को टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरी चीज को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ई तो कांस्टेंट होता है, उसको बाहर लिया जाएगा, इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ अ स्फीयर का होता है, एंड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो मेरा फाई का वैल्यू आ गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। What is small r? Small r is basically the radius vector of the outermost sphere, और इस sphere को हम लोग कहते हैं Gaussian sphere। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बोलता है गॉस लॉ यूज करो। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ मेरा फाई और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों ही फाइस को लूंगा और मैं इक्वेट कर दूंगा। सो व्हाट आई गेट टू नो इज E into 4 pi r square is equal to Q divided by epsilon naught। So इस पैरामीटर में आपका E का वैल्यू आ जाएगा 1 upon 4 pi r square Q upon epsilon naught, जिसे मैं लिख सकता हूँ 1 upon 4 pi epsilon naught Q by r square। This over here is my formula to calculate electric field intensity। समझ में आई आप सबको? अगर समझ में आए तो जरा चैट बॉक्स में मस्त वाला एक यस 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 लिख दो बच्चों। सर उसका वैल्यू नहीं लिख सकते, लिखने का जरूरत नहीं है बेटा, लिखने का जरूरत नहीं। थोड़ा सर आप थोड़ा फास्ट बोलते हो, ओके ठीक है, थोड़ा धीरे से बोलूंगा। ई नॉट की जगह आर स्क्वायर क्यों है? मैंने उनको सिर्फ शफल किया बेटा, जगह नहीं आया है। मैंने इसको इधर लिखा है, इस ई नॉट को जो है मैंने इसको इधर लिखा है और इस आर स्क्वायर को इधर लिखा है। लिखने का जो कारण था वो ये था कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ना, उसका एक मैथमेटिकल वैल्यू है 9 इंटू 10⁹। अगर मैंने इसको 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर लिखा तो फंस जाएंगे। सर ई डी एस को हमने ई डी एस कॉस थीटा क्यों लिखा? ओके, ई और डीएस जो है, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डीएस इज एरिया, और दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी उसको रिजोल्व करना हो तो हम लोग उसको ई डी एस कॉस थीटा लिखते हैं। और थीटा 0 कैसे आया? ओके, यहाँ पे आप देखो डायग्राम की तरफ, यहाँ पे आई यूज द हाइलाइटर। यहाँ पे देखो ये है मेरा एरिया। एरिया जो है वो आउटवर्ड्स है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ना आउटवर्ड्स ही होता है, बाहर के डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा ही बाहर वाली डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो डीएस के हिसाब से सोचेंगे तो डीएस भी बाहर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बाहर है, और क्योंकि दोनों ही बाहर है इसीलिए हमारा जो थीटा है वो 0 डिग्री है, और कोई रीजन नहीं। ओके, कुछ और पूछना है बच्चों? पूछ लो पूछ लो। सर इन सम्स कैन, यस यू हैव टू यूज इट इन सम्स, इसलिए तो दिया। तो समथिंग इज कॉमन इन कमिंग इन बिटवीन। ओके, हाँ वो ये है बेटा, समथिंग इज कमिंग इन बिटवीन जो है ना, वो मैंने वीडियो ऑन किया है ना, तो वो एक तो वो टैब आ रहा है, और यहाँ पे मैंने एक अटेंटिवनेस का टैब खोला है जिससे मेरे को पता चलता है कि कितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मतलब लेक्चर देख रहे हैं, और कितने बच्चे नहीं देख रहे हैं। एंड आई वांट टू लिटरली सी दैट कि ये कौन से 11 बच्चे जो पूरा टाइम मेरा लेक्चर नहीं सुन रहे हैं। लास्ट मैम, गीता मैम, टू मेक श्योर नेक्स्ट टाइम के बच्चे जो है वो पूरा क्लास जबरदस्ती अटेंड करे ही करे। अटेंड करना जरूरी है बच्चों। आप तुम लोग फीस भर रहे हो यार, पैसे भर के अगर अटेंड नहीं करोगे तो कैसे चले? तो अगर फ्री में बैठता तो मैं भी बोलता था ठीक है यार मत करो अटेंड, तुम्हारा पैसे नहीं जा रहे तो फिर तुमको नुकसान फील नहीं होगा करके। पैसे भर के अगर आप लोग अटेंड नहीं करे तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है। वैसे मुझे फ्री में पढ़ने वाले बच्चे अगर अटेंड नहीं करें तो भी दुख होता है, बट ये देखो फिर अभी अभी 10 बच्चे का आया था। सच्ची बोलता है, ये लोग ना जिंदगी भर सिंगल ही रहेंगे। मेरी क्या बोलते हैं, मेरी बद्दुआ लगेगी तुम लोग को। जो लोग है ना मेरा बात नहीं सुनते, वहां पे बेबी सोना मोना, बेबी ने ताना ताया क्या, ये सब का रिप्लाई दे रहे ना, बता रहा हूँ मैं तुमको।
सोच लो। देखो अब हमको ना एक रॉड के बारे में, रॉड या फिर एक सिलेंडर के बारे में स्टोरी पढ़नी है, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों। मान लो ये आपके पास एक रॉड है। ओ, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हिल गया। मान लेते हैं, रेचल कुछ आपको पूछना है बेटा? मान लो ये आपके पास एक रॉड है एंड इस रॉड के ऊपर हमने चार्जेस डाले, ठीक है। इस रॉड का जो टोटल लेंथ है वो है L, और इसके ऊपर हमने चार्ज पर यूनिट लेंथ डाला है, ठीक है। एंड यहाँ पे कहीं तो एक रैंडम सा पॉइंट है P, जिसके ऊपर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो मैं क्या करूंगा ना, इस पॉइंट P के आसपास एक सिलेंडर बना दूंगा। क्या बना दूंगा बेटा? एक सिलेंडर बना दूंगा, ठीक है। अब रॉड क्या होता है? सिलेंडर ही होता है ना बच्चों। तो एक इमेजिनरी सिलेंडर बना है, ये नहीं सोचना कि ये कंटिन्यूस सिलेंडर है, ये एक इमेजिनरी सिलेंडर, इसलिए मैं उसको डॉटेड डॉटेड कर दिया, ठीक है। अब आगे का देखते हैं। मैं क्या सोचता हूँ, इस पॉइंट पी के आसपास एक आजू बाजू एक एरिया लेते हैं, जिसको दे दिया डीएस नाम। क्या नाम दे दिया उसको बेटा? डीएस नाम दे दिया। अब डीएस तो होता है आउटवर्ड्स, डीएस होता है आउटवर्ड्स। अगर आपको नहीं समझे तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो चीज है ना, इसको शिफ्ट करके इधर ले लेता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। डीएस होता है आउटवर्ड एरिया, है ना। और अगर मैं यहाँ पे सोचूं जरा ध्यान से, तो यहाँ से जो ई जाएगा ना, ई भी तो आउटवर्ड ही आएगा। मतलब थीटा इस बार फिर से 0 डिग्रीज हो गया। So if theta is 0 degrees, cos theta becomes cos 0 and cos 0 becomes 1. अगर मैं लॉजिक के अनुसार सोचूं तो phi is equal to E ds cos theta, cos theta की जगह 1 डाल दूं तो phi is equal to integration of E into ds, phi is equal to E को बाहर लिया, इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं सिर्फ एरिया। एरिया का इंटीग्रेशन क्या है? एरिया का इंटीग्रेशन आएगा 2 पाई आर एल, ठीक है। अगर किसी को ध्यान से पता है तो औसम, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, ये जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ रॉड और सिलेंडर इज 2 पाई आर एल, ठीक है। पाई आर स्क्वायर है तो उसका वॉल्यूम है, एरिया नहीं है। एरिया उसका 2 पाई आर एल। अब देखो ध्यान से, गॉस लॉ यूज करना है, लेकिन गॉस लॉ यूज करने से पहले ना मैं तुमको एक स्कूल से एक लॉ याद दिला दूं। स्कूल से नहीं, लास्ट ईयर से एक लॉ था, that was linear charge density and that is charge acting per unit length, जिसके कारण Q का वैल्यू होता है लैम्डा इंटू एल। लैम्डा इज कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये हमने 11th में पढ़ा था, ठीक है। गॉस लॉ ने क्या बोला कि भैया मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और Q का वैल्यू होता है लैम्डा एल, तो इट्स लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में भी फाई है, इक्वेशन 2 में भी फाई है, तो तुम्हें नहीं लगता है कि हमें दोनों को इक्वेट कर देना चाहिए, है ना? यस। ए इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो कट रहा है काट दो, एल और एल कट, तो मेरा ई का वैल्यू आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या इतना सबको समझा? यस केतन, आई कैन डू दैट, नॉट टू वरी। मैं ओपी, ओपी का मतलब क्या? ये ओपी ओपी वाला मीन मेरा भाई भी बोलता रहता है, मेरे को याद नहीं रे। ओवर प्रोटेक्टिव नहीं, ओवर पॉजिटिव नहीं, मैं ओवर पॉजिटिव तो हुई नहीं, मैं तो पॉजिटिव भी नहीं। ये ओपी का मतलब क्या है रे नालायक को? एक सेकंड, यहाँ पे कुछ कमेंट आया है। 2 पाई आर एल कैसे आया बेटा? 2 पाई आर एल इज द फॉर्मूला फॉर अ सिलेंडर, ठीक है। ओवर पावर, ओ माय गॉड, ओवर पावर। यहाँ अभी हमारे उम्र के लोग नहीं देखते रे ये सब। तुम लोगों ने राधे देखा है ना?
ये राधे का होगा ना, ये ओवर पावर। ओवर पावर कौन सी मूवी का लाइन है ये? तो साउथ इंडियन पिक्चर है कि राधे का है? इक्वेशन 2 से वापस करो ना। ओके, इक्वेशन 2 से, ठीक है। पबजी में है? ओ पबजी नहीं, मैं पबजी नहीं खेलता, तो पता नहीं। इक्वेशन 2 वाले का एक बच्चे को थोड़ा डाउट था, तो मैं सोचा इक्वेशन 2 वाला करा दूं। देखो स्टार्टिंग स्टार्टिंग है, मेरे को बता दे जो आप कहाँ कहाँ अटक रहे हो, किसी को स्पीड ज्यादा लग रही है, किसी को स्पीड कम लग रही है, तो बोलो। ठीक है, कुछ कोई अटक रहा है तो बताओ मेरे को, तो मैं हेल्प कर सकता हूँ कुछ तो। फाई का वैल्यू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बरोबर। क्यू का हमने यहाँ पे वैल्यू निकाला है, याद करो, देखो जरा ध्यान से, लैम्डा एल। तो मैंने कुछ नहीं करना है, मैंने बस यहाँ पे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट की जगह लिखना है लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर रहे। खत्म नहीं हुआ, मैं यहाँ पे कुछ खेलने वाला तुम लोग के साथ। एल एल कैंसिल, ई का वैल्यू आ गया, सब लोग बड़े खुश है। लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। बट खेल शुरू अब होता है। क्या बोला मैंने? खेल शुरू अब होता है। अब क्या होने वाला है, मैं यहाँ पे ना इस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ लिखूंगा और लैम्डा अपॉन आर को एक तरफ लिखूंगा। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा, जिसके कारण ई बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। और मैंने अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्रिएट किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर ये सम्स में आए तो आप डायरेक्टली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करो, रादर देन यूजिंग 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यूज करो। बात समझ में? इसलिए मैंने यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई किया और 2 को डिवाइड किया। बहुत सारे टेक्स्ट बुक में शायद ये स्टेप नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप यूज करो। लैम्डा यूज क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे ये रॉड है। यहाँ पे क्या है बेटा? ये रॉड है। अगर एक पॉइंट प्लेस होता था या स्फीयर होता था ना, तो बात अलग होती। बट क्योंकि ये रॉड है, रॉड पे जो चार्ज होता है ना, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है पूरे रॉड पे। क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए हम लोग ऐसा नहीं लिखते। हम लोग उसको डायरेक्टली क्यों नहीं लिख सकते? याद रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक जब जेई वगैरह, नीट वगैरह, सीईटी भी करोगे ना, तभी आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी एक्सटेंडेड सोर्सेस ऑफ चार्जेस है या एक्सटेंडेड सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, तो उस केस में आपको एक डायरेक्ट नहीं लेके एक एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे लैम्डा यूज किया। 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना कंपलसरी नहीं है, बट इट विल मेक योर प्रॉब्लम इजियर अगर आपने किया तो। सच्ची। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। रुको मैं लिख लूं पहले पूरा लाइन। ड्यू टू एन इन्फिनाइटली चार्ज्ड प्लेन शीट। मतलब आपके पास कोई पतरा है, प्लेन शीट, आपके पास कोई पतरा है, उस पतरे के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे हैं, ठीक है, और हमको ना उसी के आजू बाजू कुछ तो करने का। आई ट्राई ना, नॉट दिस, आई नॉट यूज दिस। मेरे पास पैरेललोग्राम होगा शायद। किसको दिख रहा है इंसेक्ट्स में पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, यस। यार ये गंदा वाला पैरेललोग्राम है, ये वाला नहीं चाहिए था मेरे को। ये ट्रपीजियम है, पैरेललोग्राम नहीं है। और डम है। हाँ ये लो। ये आपके पास एक शीट है, मेटालिक का एक कंडक्टर का शीट है। इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे चार्जेस रखे हुए हैं, बहुत सारे चार्जेस। यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट है पी, उसके सामने, उसके आसपास मेरे को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी होगी। तो मैं क्या करूंगा ना, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करूंगा, तो जितना आगे पी है ना, उतना पीछे और एक पॉइंट लूंगा पी डैश। ठीक है, और पॉइंट पी के आसपास एक एरिया, और पॉइंट पी डैश के आसपास भी एक एरिया। अब मैं यहाँ पे कोई गॉसियन सिलेंडर या गॉसियन स्फीयर नहीं बनाऊंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ छोटा छोटा सा एरिया ले रहा हूँ डीएस का। बात समझ में?
अब मेरे को ना कैलकुलेट करना है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी के थ्रू। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ तो तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग कुछ नहीं करने वाले हो, हम लोग बेसिक रूल्स पे जाएंगे। हमने एक तो हमको पता है फाई का फॉर्मूला क्या है, ई डी एस, डॉट प्रोडक्ट है तो इसको खोलेंगे तो ई डी एस कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा की जगह 1 आएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस, ई बाहर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। एरिया के लिए हम लोग लिखेंगे ए इस बारी हम लोग एरिया के लिए क्या लिखेंगे बेटा, ए लिखने वाले। लेकिन मैं यहाँ पे 2a लिखूंगा। क्यों 2a लिखूंगा? अब देखो ध्यान से, अगर मैं एक पतरे के बारे में बात करूं तो पतरे का एक फ्रंट एरिया है, फ्रंट सरफेस है, तो पीछे का भी तो सरफेस होगा ना। ऐसा थोड़ी ना पतरा सिर्फ एक ही साइड का, दूसरी तरफ पतरा नहीं है क्या, पीछे भी तो पतरा होगा। तो इस तरफ अगर एरिया है तो उस पार में भी एरिया आने ही वाला है, बरोबर। सो आई सिंपली राइट इट डाउन एज 2a। ऑल्सो मेरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला जो है दैट इज क्यू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया और एक आता है, जैसे हमने पिछले वाले में लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा था, वैसे मैं यहाँ पे तुम्हें एक बताता हूँ। दिस इज कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, sigma is basically charge acting per unit area, so charge basically is sigma into area, ठीक है। तो अगर मैं उसको यूज करूं तो सिग्मा एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब कुछ नहीं, दोनों को इक्वेट कर दो। सो 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने ए और ए को कट कर दिया, ई का वैल्यू आ गया सिग्मा अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ए नहीं सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट, खत्म। That is my value to calculate electric field intensity for a long charge plane sheet. बात समझ गए सर? पता इतना ही। 13 students are not attending the lectures. They are actually not listening to me. समझ गए तो जरा बच्चे लोग प्यार से यस यस टाइप कर दो। वेरी गुड, 3-4 बच्चों ने यस टाइप कर दिया। तो लास्ट का रिपीट करो ना। लास्ट का कौन सा वाला पोर्शन बोल रहे हो बेटा? डेरिवेशन का पोर्शन बोल रहे हो? इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, कौन सा रिपीट चाहिए आप बताओ? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 या और उसके बाद वाला सरफेस चार्ज से? ओके, तो इक्वेशन 2 से देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी का, ये हमारा 11th में था। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा, एंड सिग्मा का वैल्यू होता है क्यू अपॉन ए, चार्ज एक्टिंग पर यूनिट एरिया। इससे हमारा क्यू का वैल्यू आ जाता है सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ रखा था मैंने। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की जगह मैंने लिख लिया सिग्मा इंटू एरिया और उसे डिवाइड कर दिया एप्सिलॉन नॉट के साथ। अब ये एक वैल्यू है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। एक सेकंड रुक जाओ, मेरा स्क्रीन ब्लैंक हो गया। हाँ, ये एक वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ये एक वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो मैं दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इक्वेट कर दूंगा तो मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा। मैंने एरिया और एरिया को कट कर दिया और ई का वैल्यू निकाल दिया, गेम खत्म। इतना ही था। सिग्मा बोलते उसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी इट इज कॉल्ड सिग्मा। इट इज लैम्डा सिग्मा रो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी देखो, लेने के बाद आपने एरिया और एरिया कैंसिल कर दिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी के फायदे देखो जरा बच्चों, आपने दो एरिया, एक इधर से और एक इधर से कैंसिल कर दिया। इससे पहले भी जब लीनियर चार्ज डेंसिटी लिया था तो हम लोगों ने लेंथ और लेंथ को कैंसिल कर दिया। ट्वाइस ऑफ एरिया इसलिए आया क्योंकि एक जो पतरा यूज किया है ना बेटा, उसके दो साइड्स होते हैं, फ्रंट साइड एंड बैक साइड। क्योंकि दो साइड्स है इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 एरिया लिए, ठीक है। सारे मेरे इंस्टाग्राम के प्रिय महारथी लोग आ जाओ, हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। सबको डाउट क्लियर हो गया बच्चा? हमारा गॉस लॉ जो है वो समाप्त हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक की तरफ। हमारा जो अगला टॉपिक है ना बेटा, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल।
दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग ना कुछ बेसिक बेसिक चीजें बात करते हैं जो हम लोगों ने स्कूल में एक्चुअली पढ़ा था, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा। मैं एक सिंपल सा रिविजन करवा रहा हूँ तुम्हें। मान लो यहाँ पे एक चार्ज है क्यू नॉट, क्यू है, क्यू नॉट नहीं है, वो क्यू है, सिर्फ सादा क्यू है। ओके सुमित, मैं बाद में बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो, आपको लिखने को भी मिलेगा, डोंट नॉट वरी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, बाहर से जबरदस्ती ना एक चार्ज को लाता हूँ अंदर। वो चार्ज आना नहीं चाह रहा था, मैं उसको जबरदस्ती बाहर से अंदर लेके आया, ठीक है। आई रियलाइज कि जब मैं उसको बाहर से अंदर ले रहा हूँ, ठीक है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई तो फोर्सेस होंगे, अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकता है, कोई तो टाइप के फोर्सेस आएंगे, ठीक है। हो सकता है कि रिपल्सिव फोर्सेस हो सकता है, हो सकता है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस हो, जो भी फोर्सेस है, ठीक है। अब यहाँ पे वी अंडरस्टैंड कि जब भी मैं बाहर से एक एक्सटर्नल चार्ज को अंदर जबरदस्ती घुसेड़ने का कोशिश करूंगा, देर इज सम अमाउंट ऑफ वर्क दैट हैज टू बी डन। क्या करना पड़ता है बेटा, थोड़ा सा काम करना पड़ता है। और कॉन्सेप्ट बोलता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जिस चार्ज को बाहर से अंदर ला रहे हो वो आपका डिनोमिनेटर में आना चाहिए। क्या बात सबको समझ में आ गया? क्या ये बात सबको समझ में आ गया है बच्चों? टू इजी टू सिंपल, आराम से समझ जाओ, बस थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है, ठीक है। अब ये सॉर्टेड है। अब कोई पूछेगा कि ये वर्क क्या है, तो आप क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे क्यू नॉट इंटू वी। तो टेक्निकली वर्क जो होता है दैट इज चार्ज इंटू पोटेंशियल। ये आपको लॉन्ग रन में ना बहुत काम आएगा, आपको जेई में, नीट में, सीईटी में ना डब्ल्यू की जगह आपको क्यू वी लिखना पड़ सकता है बार 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 बार, सम्स में आपको मदद करेगा। ऑल्सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट द वर्क डन बाई अ बॉडी इज ऑलवेज स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। Okay, is always stored in the body in the form of potential energy, जिसे हम लोग आगे जाके एक नाम देंगे एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम देंगे बेटा इस चीज को? इसको हम लोग नाम देंगे एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यस बेटा, तन्वी यही है, ठीक है। इतना तो हम लोगों ने बेसिक चीज है जो हमने पढ़ लिया अभी तक, ठीक है। और भी एक चीज बता दूं, वर्क डन का एक और फॉर्मूला आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का, उसको भूलना नहीं है बच्चों को भी। वर्क का एक और फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसको भी कभी भूलना नहीं। एंड ऑलवेज रिमेंबर वर्क डन जो है वो उसके फोर्स अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो अगर आपने फोर्स राइट में अप्लाई किया है तो वर्क जो होगा वो लेफ्ट में होगा, आपने फोर्स लेफ्ट में अप्लाई किया है तो वर्क जो होगा वो राइट में होगा, और उसका ही एक्सप्रेशन जो है वो माइनस साइन है जो हम लोग वहां देख पा रहे हैं। बात समझ में आया? तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ऐसा, ठीक है। तो अब एक डेरिवेशन करते हैं जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। एक सिंपल सा छोटू सा डेरिवेशन है जो हम लोग करने वाले हैं अभी, ध्यान से देखना। मान लो मेरे पास एक चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज है जिसको मैंने लिखा है प्लस क्यू। इट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ। ये मैं आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से जा रहा हूँ, ठीक है, मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से जा रहा हूँ। एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कहीं तो दूर एक और पॉइंट है जिसका नाम है पॉइंट ए, जिसके ऊपर एक चार्ज रखा है मैंने क्यू नॉट। अच्छा वो स्लाइड देखना वापस, एक मिनट होगा, एक बच्चे को थोड़ा डाउट है, उसको जरा देख लेना। तो सब तब तक सभी लोग ये स्लाइड देख लो, उसके बाद हम लोग नीचे जाते हैं तो डेरिवेशन की तरफ जाए। देखो 11th में नहीं पढ़े चल गया कैसे भी, 12th नहीं पढ़ोगे तो फंस जाओगे। मोर ओवर अगर 11th आपने नहीं पढ़ा है तो आपको JEE नीट इस सब में बहुत तकलीफ होगा। 18% of the class is not attending physics,
13 students. कसम से. Okay, now 6 students are not attending the lecture. 7. Average निकला है 7 का. देखो ये पॉइंट ए जो है वो दूर वाला पॉइंट है. यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू. मैं पॉइंट ए से ना एक चार्ज को खींच के नजदीक लेके आ रहा हूँ पॉइंट ओ के तरफ. तो मैं मान लो उसको खींच के लाया यहाँ तक. मैंने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कवर किया है डी आर. तो मैं कहाँ तक लाने वाला हूँ? पॉइंट बी तक लाने. कहाँ तक लाने वाला बेटा? पॉइंट बी तक लाने वाला. मैं समझता हूँ कि पॉइंट ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको मैं थोड़ा डॉटेड लाइंस बना देता हूँ एंड सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ना, मैं इसको लिखता हूँ R1. क्या लिखता हूँ बेटा? मैं इसको लिखता हूँ R1. और ये पॉइंट ओ से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है ना, जहां तक उसे आना है, उस चार्ज को बी तक आना है, बरोबर. तो ये वाले डिस्टेंस को मैं लिखता हूँ एज R2. क्या लिखता हूँ बेटा? मैं इसको मैं लिखता हूँ एज R2. सिंपल एंड इजी. ठीक है, इतना. मेरे को क्या करना है? वर्क निकालना है. वर्क का फॉर्मूला होता है माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इस बार कितना है? dr है. ठीक है, अब फोर्स कितना? अब अगर सभी बच्चों ने ध्यान से सुना होगा तो लास्ट लेक्चर में मैंने कूलम्स लॉ पढ़ाया था, जिसमें मैंने लिखा था कि फोर्स का वैल्यू होता है 1/4πε0 फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज. फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस बिटवीन देम. लेट मी जस्ट से कि उनके बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है. ठीक है, तो ये हो गया मेरा फोर्स का फॉर्मूला. मैं यही फोर्स का फॉर्मूला लूंगा और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इनटू डी आर. ये मेरा एक छोटा सा वर्क आ गया. अब मेरे को ऑब्वियस सा चीज है, मेरे को फुल वर्क चाहिए तो मेरे को इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा ना. मतलब मेरे को 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. अब जो फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं उसको बाहर निकाल दो. तो मैं निकाल दूंगा माइनस क्यू नॉट अपॉन 4πε0 सब बाहर निकाल दूंगा. अंदर से और सिर्फ 1/r² डी आर रह जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे आया इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट. सर मेरे को इंटीग्रेशन से फटे डर लगता है, मेरे को नहीं करने का. सर करना ही नहीं है इंटीग्रेशन को देख के मेरे को ना ऐसा अलग अलग हाँ फटने लगती है बस. ठीक है, तो आई हैव अ सिंपल थिंग कि भैया आप कभी भी इंटीग्रेट करो ना तो ये एक फॉर्मूला याद रहे. फॉर्मूला कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, कैसा कैसा यूज करो. जैसे फॉर एग्जाम्पल x⁻3, x⁻2, x⁻1, x⁻2000, x⁻2000, कोई भी नंबर x के पावर में अगर आ जाए तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना. ठीक है, फॉर्मूला क्या है? जो भी नंबर रहेगा, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, x³ है. ठीक है, तो क्या करोगे आप? x3+1 ऊपर, 3+1 नीचे, मेकिंग इट x⁴ अपॉन 4. x1/x² है लेट जस्ट. तो बेटा ये x² जो है वो ऊपर जाएगा तो x⁻2 हो जाएगा ना. अब इसका इंटीग्रेशन कैसा लिखेगा? -2+1 अपॉन -2+1 मेकिंग इट x⁻1 अपॉन -1. बात समझ में? बिल्कुल वैसे ही हमारे क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ? 1/r² दिया. मैं क्या करूंगा इसे? r⁻2 dr. इसे मैं लिखूंगा r⁻2+1 अपॉन -2+1, जिसे मैं लिखूंगा r⁻1 अपॉन -1, जिसे मैं फ्यूचर में लिखूंगा -1 अपॉन r. ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू -q नॉट अपॉन 4πε0 इंटू -1/r. लेकिन रेंज होगा इसका R1 से लेकर R2. ये रेंज लिखना ना बच्चों बहुत जरूरी है, क्योंकि इनिशियली वो R1 डिस्टेंस पे था, वो बाद में R2 डिस्टेंस पे आया. तो आपको भी यहाँ पे R1 से लेकर R2 लेना पड़ेगा. जब वो R1 पे था तो वर्क 0 था, जब वो R2 पे गया तो वर्क उसका हो गया W. वर्क हो गया उसका W, तो मैं यहाँ पे भी लिखूंगा W. अब इंटीग्रेशन ऑफ dw, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव एक दूसरे का दुश्मन, काट देते एक दूसरे को. सो बचा W. इसका रेंज है 0 से लेकर वर्क -q नॉट अपॉन 4πε0. अब यहाँ पे वो R1 R2 को ना यूज कैसा करेंगे, ध्यान से देखो. सबसे पहला ना वो स्मॉल r की जगह पहले R2 को सब्सटीट्यूट करने का.
फिर स्मॉल आर की जगह R1 को पुट करने का और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने का। ये भूलना नहीं है बच्चा, यहाँ पे ना बहुत बच्चे अटक जाते हैं। हाँ ये सब जरूरी है करना, ठीक है। यहाँ पे ना बहुत बच्चे अटकते हैं, तो आई विल जस्ट सेइंग कि भैया ये ध्यान में रखें कि आप ऐसे मिस्टेक्स ना करेंगे, छोटी मोटी मिस्टेक्स, ठीक है। पहले अपर लिमिट करने का पुट, मतलब जो ऊपर वाला है, फिर लोअर लिमिट पुट करने का वो जो नीचे है। बात समझ में आए ये चीज? यहाँ पे मैं चीजें जगह बना रहा हूँ और कुछ नहीं। जगह नहीं है ना, थोड़ा कम हो गया मेरे पास जगह, तो मैं यहाँ पे सिर्फ जगह बना रहा हूँ और कुछ नहीं। किसी को इसमें डाउट है तो बच्चों लोग बोल सकते हो आप लोग। लास्ट सेकेंड रिपीट करो, अच्छा लास्ट वाला लाइन रिपीट करो, ठीक। फिर बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं समझा। देखो एक चीज याद रहे, इसका इंटीग्रेशन होगा W, इसका रेंज होगा 0 से लेकर वर्क। यहाँ पे ये माइनस Q0 अपॉन 4π/ε0 जो वो कांस्टेंट है। 1/r² का मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन निकाल के दिया, इट इज -1/r। सब्स्टिट्यूट रेंज क्या है इसका, R1 से लेकर R2, ठीक है। अब इसके रेंज को कैसा यूज करना है ध्यान से देखो। मैं क्या करूंगा ना बच्चा, मैं यहाँ पे सबसे पहले अपर लिमिट पुट करूंगा, फिर वही वेरिएबल के अंदर -1/r में मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा और बाद में दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी वेरिएबल के लिए अपर लिमिट माइनस वेरिएबल के जगह पे लोअर लिमिट माइनस Q0 अपॉन 4πε0। मैं क्या करूंगा ना, इस ब्रैकेट में से एक माइनस और एक माइनस को कॉमन लूंगा, और जैसे मैं कॉमन लूंगा ये बन जाएगा प्लस, और अंदर क्या बचेगा 1/r2 minus 1/r1। So now my work is given as KQ0 upon 4πε0 1/r2 minus 1/r1। अब मैं वर्क ही तो स्टोर करता हूँ ना इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो मैं इसको यू लिखूं या वर्क लिखूं, एक ही बात है, खत्म, दैट इज योर आंसर। बहुत सरल, बहुत सिंपल, तो थोड़ा देखने का जरूरत है। क्या ये बात सबको समझा बच्चों? जरा समझ गया तो यस 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 टाइप कर दो। एक ही बच्चा, दो ही बच्चा, तीन ही बच्चा, दो ही बच्चा टाइप किया यस यस यस। -1 वाला स्टेप बेटा, ये मैंने माइनस को और ये माइनस को कॉमन लिया, बाहर लिया, और मैंने इस माइनस के साथ कंबाइन करके प्लस बना दिया, और कुछ भी नहीं, ठीक है। वेरी गुड। अब मैंने निकाल लिया हमारा वर्क कैलकुलेट करने, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का जनरल फॉर्मूला। अब यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा बड़बड़ाता है मैं। देखो जैसे ही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, एक तो है एनर्जी, मतलब एक यूनिट तो उसका पक्का है, एंड दैट इज जूल। जूल, जूल ही नहीं है ये, जूल है, सॉर्टेड। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रॉन सुनते हैं ना, उनको लगता है कि ये चार्ज है। नहीं बेटा, ये चार्ज नहीं है, दिस इज नथिंग बट एनर्जी, एंड इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो अगर कभी किसी ने बोला कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, किलो का मतलब होता है 1000 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है ये, टोटल इसका मतलब हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻16 जूल्स। बात समझ में? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, मेगा का मतलब होता है 10⁻6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो टोटल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल्स। ये होता है मेरा यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बात समझे सब लोग? सर पर इंटीग्रेशन में तो नेगेटिव नहीं था ना? नहीं था ना बेटा नेगेटिव इंटीग्रेशन में। जब मैंने 1/r² का इंटीग्रेशन किया, रूल के अनुसार मैं इसे लिखूंगा r⁻², और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को देखो आंसर में क्या आएगा।
तो माइनस को मैं देखो r⁻⁻1 को मैं नीचे लेके जाऊंगा तो r⁻+1 हो जाएगा, बरोबर। पर ये -1 जो है वो तो इधर है ही, तो मैं इसे -1/r लिखूंगा। इंटीग्रेशन में माइनस साइन आता ही है। के मतलब किलो होता है बच्चों, एम मतलब मेगा होता है। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो का मतलब होता है 1000, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो वैल्यू हमको पता है, मैंने मल्टीप्लाई किया और ये निकला। ए का मतलब होता है किलो, 1 किलो में कहता 1000 ग्राम होते हैं, वैसे। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, मेरे बाद किसी का लेक्चर है क्या आज? या मेरे लेक्चर का बस हो गया है, आज के लिए इतना ही है? वो लेक्चर है, ओके, है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे, वो में इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एनर्जी कैसे घोषित किया गया, जो क्वेश्चन है ना किसी किसी बच्चे का, वो मैं तुमको किसी और दिन, वो हम लोग कब पढ़ेंगे पता है, जब मैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर पे पहुंचेगा ना तब पढ़ेंगे, तब तक नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा था, आई ओनली सजेस्ट यू पीपल कि भैया आप थोड़ा सा लिख लो ये सारा कुछ। ठीक है, ऐसा होगा ना मैं छोड़ दूंगा ना फिर खत्म, फिर कोई नहीं लिखने वाला ये सब कुछ। सब इसको पीडीएफ के फॉर्मेट में रखेंगे अपने पास, प्यार प्यार से संभाल संभाल के। 9 मिनट है और स्लाइड्स हमारे पास बहुत ज्यादा है, एक्चुअली आज मेरे को जल्दी रोकना चाहिए था, लिखने देना था तुमको, तो फिर भी फटाफट कॉपी कर लो इसको। ई एस का फर्स्ट वर्ड क्या है बेटा, मेरे को नहीं समझा। आप अगर चाहिए तो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो बेटा, आई एम वेरी ओके विद दैट। देखो बच्चों, जेई वेई वगैरह के लिए ना हमारी क्लास का एक यूट्यूब चैनल है। ठीक है, आप लोग को ऑलरेडी बताया गया होगा, स्टडी लाइफ। वहाँ पे मेरे कुछ लेक्चर्स है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैंने बहुत सारे फिजिक्स के लेक्चर्स लिए हैं वहाँ पे, सो आप लोग वो भी देख सकते हो। दैट विल हेल्प यू लॉट, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह मतलब कुछ चैप्टर्स में आपको जो चाहिए वो इन्फॉर्मेशन मिल सकता है वहाँ। स्टडी लाइव हमारा ही क्लास का एक वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, तो आप लोग वहाँ पे भी जाके अगर कुछ लेक्चर्स देखने, कुछ क्वेश्चन देखने, कुछ टॉपिक्स देखना तो आप देख सकते हो। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, बायो के बहुत सारे वीडियोस हैं वहाँ पे, जेई वगैरह के, जेई नीट के लिए, तो आप लोग वो सब देख सकते हो। दैट विल हेल्प यू लॉट आई गेस। ओके, एसएस ले लो, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट्स ले लो। ठीक है, 3 मैं 5 तक गिनेगा, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेने। 5, 4, 3, 2, 1, नेक्स्ट लाइन। 5, 4, 3, 2, 1, नेक्स्ट लाइन। 5, 4, 3, 2, 1, नेक्स्ट लाइन। थोड़ा सा ही था, सॉरी, नीचे ले लो, ले लो। 5, 4, 3, 2, 1, नेक्स्ट स्लाइड। इतना ही है, ले लो स्लाइड और फिर आप लोग जा सकते हो। 7 बच्चे जो एक्चुअल स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट्स भी नहीं ले रहे हो, मालूम है तुम लोग को। वो लोग लेक्चर भी नहीं सुन रहे थे और मैंने बोला जाने को, तो जा भी नहीं रहे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओवर अटेंडिंग लेक्चर्स वो धीरे धीरे कम हो रहा है, बट जो अटेंड नहीं कर रहे थे लेक्चर्स वो अभी भी नंबर वो साथ ही फिक्स्ड है। बहुत नालायक है तुम लोग। चलो बाय बाय।